दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू, और यह कहानी का दूसरा भाग है। तो चलिए कहानी करते हैं शुरू। रंग का जोड़ा और साथ में ढेर सारे गहने, जिसे आज रात में एक एक करके अपने हाथों से उतारूंगा। शिखा ने कहा, शेखर, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए कोई ना कोई बहाना बना तो लूंगी, लेकिन इस तरह से फिर से सजना संवरना मैं सबसे क्या कहूंगी। तब शेखर ने कहा, देखो शिखा, ये तो तुम्हें उसी वक्त सोच लेना चाहिए था जब मैं तुमसे इशारे कर रहा था कि कोई भी बहाना करके अपनी माँ को उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दो। लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर तुम यहाँ से जाती ही नहीं तो यह सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन अब जब तुमने गलती कर ही दी है तो इसका खामियाजा भी तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा ना मेरी जान। शिखा ने शेखर को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पता नहीं आज शेखर को क्या हो गया था कि वह तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। अपनी बात पूरी करके शेखर ने तुरंत ही फोन बंद कर दिया। लेकिन बेचारी शिखा तो अजीब सी स्थिति में फंस गई थी कि अब वह क्या करे और क्या ना करे। खैर, सबसे पहले तो शिखा ने अपनी माँ को विश्वास में लिया और कहने लगी, माँ, शेखर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे घर वापस जाना होगा। मैं फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। इस बात पर शिखा की माँ ने भी ज्यादा इतराज नहीं किया और कहने लगी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इस वक्त दामाद जी की सेहत का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। शिखा ने अपने ससुराल वापस लौटने के लिए अपनी माँ को मना तो लिया था, लेकिन उसे यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि वह दोबारा से मुंह दिखाई का जोड़ा पहने और फिर से दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने मायके से निकले। खैर, शिखा ने अपना सारा सामान पैक करके अपने बैग भी भर लिए और फिर जब शेखर बाहर मेन गेट पर पहुंचा तो उसने कॉल करके शिखा से कहा, शिखा, शिखा, तुम बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो शिखा ने अपनी सारा सामान उठाया और बाहर चली गई। शिखा को देखकर शेखर के माथे पर बल पड़ गए, जबकि शिखा ने अपना सारा सामान पीछे की सीट पर रखा और खुद शेखर की पास वाली सीट पर बैठ गई। तब शेखर ने शिखा से कहा, शिखा, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? लगता है अब तुम तो मेरी एक भी बात का तुम पर कोई असर ही नहीं होता। तब शिखा कहने लगी, शेखर प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस तरह से दुल्हन की तरह सज संवर कर निकलती तो माँ क्या सोचती कि मैं आज फिर से दुल्हन बनकर क्यों जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मैंने आपके साथ जाने का बहाना बनाया है। यह तो भगवान का शुक्र था कि इस वक्त शेखर ने कोई तमाशा नहीं किया। और कहने लगा कि ठीक है शिखा, अभी के लिए तो तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन घर पहुँचते ही तुम्हें मेरे लिए वैसे ही तैयार होना पड़ेगा जैसे कि तुम मुँह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। शिखा बेचारी मरती क्या ना करती। उसने कहा कि ठीक है शेखर, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कल रात भी आपने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया था और आज सुबह से भी मैं जाग ही रही हूँ। इसलिए अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही है। यह सुनते ही शेखर कहने लगा, अरे पगली, तुम पहले घर तो चलो, आज मैं तुम्हें इस तरह से सुलाऊंगा कि तुम्हें बहुत ही मीठी नींद आएगी। यह कहते हुए शेखर की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर शिखा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। खैर, जब तक वे दोनों घर पहुंचे तब तक शेखर की माँ सो चुकी थी। लेकिन फिर जैसे ही शिखा अपने कमरे में दाखिल हुई तो शेखर कहने लगा, चलो शिखा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तब शिखा ने दोबारा से अपना मुंह दिखाई का जोड़ा पहन लिया और मेकअप करके बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई। यहाँ तक कि उसने सारे जेवरात भी पहन लिए थे। और फिर जब शिखा ने अपना दुपट्टा अपने सिर पर डालने की कोशिश की तो शेखर उसके करीब आ गया और उसने अपने होठ शिखा की गर्दन पर रख दिए और फिर से शिखा के साथ अपनी मनमानियां करने लगा। शिखा 2 दिन से थकी हुई थी और उसकी आंखें भी नींद से चूर थी, लेकिन शेखर को तो इन सब बातों
से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और फिर रात के 2 बजे तो शिखा की आंखों से टपाटप आंसू बहने लगे थे। लेकिन एक शेखर था जो अपनी मनमानियों से बाज ही नहीं आ रहा था। आखिरकार शिखा ने शेखर के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्लीज शेखर, आप तो बस कर दीजिए और मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दीजिए। लेकिन शेखर तो शिखा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और शेखर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उस पर किसी बात का जुनून सवार हो चुका है। आज भी शिखा ने पूरी रात जाकर बिताई थी और सुबह होते ही शेखर तो करवट बदल कर सो गया था। लेकिन शिखा अब बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और दर्द इतना तेज था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और फिर जब दर्द शिखा की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने गहरी नींद में सो रहे शेखर को जगाने के लिए उसके कंधे से पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया। शेखर भी एकदम से गहरी नींद से जाग गया और शिखा को दर्द से तड़पता देखकर वो भी घबरा गया और कहने लगा, शिखा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तब शिखा ने कहा, शेखर प्लीज कुछ कीजिए। शेखर, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। शेखर ने देखा कि पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी और यह देखकर शेखर खुद भी घबरा गया था क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिखा को हुआ क्या है। शेखर ने शिखा से कहा, 1 मिनट रुको शिखा, मैं अभी माँ को बुलाकर लाता हूँ। यह कहते हुए शेखर जल्दी से तेजी से उठ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन लगाते हुए और अपने हाथों से अपने बालों को ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शेखर की माँ घबराई हुई कमरे से आई तो उन्होंने देखा कि शिखा दर्द से बहुत तेजी से ज्यादा तड़प रही थी। शेखर की माँ खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शिखा को हुआ क्या। इसलिए उन्होंने शेखर से कहा, शेखर, ऐसा करो कि ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले, शिखा को अस्पताल लेकर जाना है। अपनी माँ के कहने पर शेखर जल्दी से बाहर चला गया और तब तक शेखर की माँ शिखा को सहारा देकर बाहर तक ले आई थी। लेकिन जब वह शिखा को लेकर अस्पताल पहुंचे तो लेडी डॉक्टर ने शेखर की माँ को बहुत ही बुरी तरीके से डांटा और कहने लगी, आपको पता भी है कि आपके बेटे ने अपनी पत्नी का क्या हाल कर दिया है? वो जानवर है या इंसान? उसकी साइड पर जख्म हो चुके हैं। इसलिए अपने बेटे से कहना कि कुछ दिनों तक वो अपनी पत्नी से दूर ही रहे। डॉक्टर की बात सुनकर तो शेखर की माँ भी शर्मिंदा हो गई और फिर जैसे ही वो शिखा को लेकर क्लिनिक से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि शेखर बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा था। अपनी माँ को देखते ही शेखर ने उनसे पूछा, माँ, क्या हुआ है शिखा को? तो उसकी माँ उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और फिर कहने लगी, बेशर्म इंसान, यह तो तुझे पता होना चाहिए था। आज तो तूने मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करके रख दिया है। शेखर भी शायद कुछ समझ चुका था, इसीलिए अब वो अपनी माँ से नजरें चुराने लगा था। लेकिन फिर भी शिखा जैसे ही गाड़ी में बैठी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने शिखा को इंजेक्शन तो दे दिया था और साथ ही कुछ मेडिसिन भी लिख कर दी थी ताकि उसके दर्द में कुछ आराम मिल सके। और फिर शेखर ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी माँ कहने लगी, शेखर, शिखा को उसके मायके की ओर ले चलो। तब शेखर ने कहा, लेकिन क्यों माँ? तो उसकी माँ कहने लगी, क्योंकि अब शिखा 8 दिन तक अपनी माँ के घर पर ही रहेगी और वहीं आराम करेगी। तब शेखर ने कहा, लेकिन माँ, शिखा यहाँ हमारे घर पर भी तो आराम कर सकती है ना? तब शेखर की माँ ने कहा, तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला और जो मैं कह रही हूँ वही कर। शिखा ने दिल ही दिल में अपनी सास का शुक्रिया अदा किया और शेखर की माँ ने शिखा को उसके मायके छोड़ दिया। उन्होंने शिखा की माँ से कहा कि शेखर की तबीयत खराब की वजह से शिखा पगफेरे की रस्म की पर भी आपके पास नहीं रुक पाई थी ना, इसलिए अब वो 8 दिन आपके पास ही रहेगी। यह सुनकर तो शिखा की माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उन्हें भी अपनी बेटी के चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। मगर शिखा ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि शेखर की माँ ने उससे हाथ जोड़कर विनती की थी कि वह इस बारे में अपने घर वालों से कुछ भी ना कहे। शेखर की माँ ने
सिर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और कहा, शिखा बेटा, मैं शेखर को समझा दूंगी कि वो आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करेगा। लेकिन शिखा के दिल में तो जैसे शेखर की नजदीकियों को डर बैठ गया था और शेखर ने भी 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं कहा। और शिखा ने ये 2 दिन बहुत ही सुकून से बिताए थे। लेकिन फिर 2 दिन बाद शेखर ने शिखा को फोन किया और तब शिखा सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही शिखा ने फोन उठाया तो शेखर कहने लगा, अरे वाह शिखा, मुझसे दूर रहने का अच्छा बहाना बनाया है तुमने। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हें जो तुम अपने मायके जाकर बैठ गई हो। तब शिखा ने कहा, तो क्या मम्मी जी ने आपको कुछ भी नहीं बताया। तो शेखर कहने लगा, यार शिखा, तुम इस दुनिया की कोई पहली लड़की तो नहीं हो जिसकी शादी हुई है। शादी तो सबकी होती है और सारी लड़कियों के पति अपनी पत्नियों के साथ यही सब करते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सा सहन करना भी सीख लो और ये छोटी छोटी बातों पर हंगामा ना मचाया करो। पता नहीं तुमने उस लेडी डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई और फिर डॉक्टर ने न जाने क्या मेरी माँ को क्या कह दिया कि मेरी माँ ने तो मुझसे पूछे बिना ही सीधे 8 दिन तक के लिए तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दिया। देखो शिखा, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो अकेले नहीं गुजार सकता, क्योंकि मैंने इस तरह से बिस्तर पर अकेले रातें बिताने के लिए शादी नहीं की थी। शिखा ने कहा, शेखर, क्या आपको पता भी है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। तो शेखर ने कहा, अपनी बकवास बंद करो शिखा, मैंने तुम्हारी यह रोज की घिसी पिटी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ और मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे बिस्तर पर तुम्हारी जरूरत होती है। देखो शिखा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम कोई भी बहाना बनाओ और कुछ भी करो, लेकिन बस घर वापस आ जाओ। अब शिखा के पास शेखर की जिद का कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए फिलहाल तो उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि शिखा पहले से ही अपने दर्द से जूझ रही थी और 2 दिन बाद अब जाकर उसका दर्द कुछ कम हुआ था। लेकिन अब शेखर उसे दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था, इसलिए शिखा ने सोच लिया था कि अब वो शेखर का फोन नहीं उठाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी का दूसरा भाग यहीं तक। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।